ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में। लेकिन फेडरेशन को बनाने की 2 शर्तें रखी गई, और ऐसा इन शर्तों को पढ़ के लग रहा है कि शायद इसीलिए रखी गई है कि ये फेडरेशन कभी बने ही ना। पहली शर्त क्या रखी गई? पहली बात तो ये बोला गया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के अंदर एक फेडरेशन बनेगा। अभी ये जो फेडरेशन बनने की बात है, इसके बारे में ज्यादा बातचीत होती नहीं, चूंकि ये शर्त कभी अप्लाई हुई नहीं, और इसके बनने की जो कंडीशन रखी गई थी वो ऐसी रखी गई थी कभी बनी ना पाए। पहला ये रखा गया, स्टेट्स विद अलॉटमेंट ऑफ 52 सीट्स इन द प्रपोज्ड काउंसिल ऑफ स्टेट्स टू दीज प्रिंसली स्टेट्स इफ दे एग्री टू जॉइन द फेडरेशन। यानी कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स है, अगर ये एग्री करती हैं तो 52 सीट्स में अपना एलोकेशन करा सकती है काउंसिल ऑफ स्टेट्स में। अभी एक प्रिंसली स्टेट जिसकी एक इंडिपेंडेंस एग्जिस्टेंस है, वो एक सेंट्रल लेजिस्लेचर में जाके क्यों बैठेगा, जब उसको पता है कि वो सेंट्रल लेजिस्लेचर में बैठने लगा तो जो थोड़ी बहुत पावर्स उसके पास है वो भी उसके पास से छीन सकती हैं। तो आपने अगर चॉइस दे दी है ना कि इनको कि वो चाहे तो फेडरेशन का पार्ट बने, चाहे ना बने, वो नहीं बनेंगे, क्योंकि वो अपने इलाके में ऑटोनॉमस रहना चाहते हैं। और दूसरी कंडीशन क्या रखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 ने? एग्रीगेट पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट्स इन द अबव कैटेगरी, यानी प्रिंसली स्टेट्स शुड बी 50% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स। यानी सारे जो इंडिया स्टेट्स हैं और ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, प्रिंसली स्टेट्स की जो आबादी है वो कम से कम 50% ज्यादा हो टोटल आबादी ऑफ इंडियन स्टेट्स ऑफ इंडिया की, वो भी नहीं थी। तो कहीं ना कहीं ये 2 कंडीशंस आप पढ़ के ही बता सकते हो रखी इसलिए गई थी कि भैया ये स्टेट्स कभी फेडरेशन में आए ना, और वो कभी नहीं आए। तो ये जो फेडरेशन बनाने वाला जो पॉइंट था ना गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ये कभी इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के थ्रू जो अरेंजमेंट चल रहा था वही अरेंजमेंट आगे चलता रहा, और इंडिया फेडरेशन के लेवल पे जो काउंसिल ऑफ स्टेट्स थी वही रही। अब यहाँ पे बात करिए फेडरल लेवल पे क्या हुआ। फेडरल लेवल की जब आप बात करोगे तो फेडरल लेवल में सबसे पहले तो आप बात करिए एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर की, ठीक है ना। फेडरल लेवल मतलब सेंट्रल लेवल। तो यहाँ पे फेडरल लेवल में एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर दोनों की बात करूंगा, और उसके बाद प्रोविंशियल लेवल में भी एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर में दोनों की बात करूंगा। पहले बात कर लीजिए एग्जीक्यूटिव की। एग्जीक्यूटिव, अब हमारे यहाँ पे अभी के लिए एग्जीक्यूटिव कौन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर बहुत ताकतवर था, लेकिन इमरजेंसी के बाद काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर को ताकतवर कर दिया गया। अब प्राइम मिनिस्टर यूनिलैटरल डिसीजन नहीं ले सकता, तो अगर इमरजेंसी इंपोज करनी इंडिया में तो अगर केवल नरेंद्र मोदी जी रामनाथ कोविंद जी को फोन करके बोले इमरजेंसी लगाओ, नहीं लगाएंगे। रामनाथ कोविंद जी बोलेंगे कि आप अपनी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के सारे मेंबर्स का एक लेटर मुझे साइन करा के दीजिए तो मैं इमरजेंसी लगाऊंगा। तो कुल मिला के प्रेसिडेंट की ताकत के ऊपर बहुत चेक्स एंड बैलेंस रखेगा। ये प्रेसिडेंट कौन है? आप ये प्राइम मिनिस्टर कौन है हमारा? ये हमारा एग्जीक्यूटिव। उसी तरीके से फेडरल लेवल जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में सेंटर पे बनाने की बात हो रही थी, वहां पे मेन पर्सन कौन था? गवर्नर जनरल, जिसको आप वॉइसरॉय भी बोलते हो। और जो सब्जेक्ट्स थे जिनके ऊपर नियम कानून बनाने थे, उनको 2 कैटेगरी में बांटा गया। एक कैटेगरी है आपके रिजर्व सब्जेक्ट्स, ठीक है, ये रहे, जिसमें आते हैं आपके फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्राइबल एरियाज, और इनको कौन एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्टर करेगा? गवर्नर जनरल एक्सक्लूसिवली एडमिनिस्टर करेगा ऑन एडवाइस ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स। ये गवर्नर जनरल भी अंग्रेज है, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स भी ज्यादातर अंग्रेज है। इंडियन कभी गलती से अपॉइंट हो गया तो वो उनके टट्टू ही होंगे। तो गवर्नर जनरल असिस्टेड बाय एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स ये करेंगे फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, ट्राइबल एरियाज, यानी जो भी रिजर्व सब्जेक्ट्स, इनका सारा काम इनके पास आ जाएगा। तो ये आप समझ सकते हो कि आज की डेट में जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर है, कुछ वही है, एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स हेडेड बाय गवर्नर जनरल। इनके हाथ में रिजर्व सब्जेक्ट्स की ज्यादा ताकत दे दी गई, और रिजर्व सब्जेक्ट्स में सारे के सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्टों को डाल दिया गया। कुछ वैसा ही जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919 के डायरकी में किया गया था, बट वो प्रोविंशियल लेवल पे किया गया था। यहाँ पे सेंटर पे करने की बात की जा रही। मतलब जो डायरकी 1919 में प्रोविंशियल पे लाई गई थी, उस डायरकी को प्रोविंसेस से हटा दिया गया और अब उसको सेंटर में इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। अब सेंटर में आप ट्रांसपोर्ट और रिजर्व सब्जेक्ट्स बना रहे हो। एक बात याद रखिएगा, अगर आपने वो ये डायरकी वाली वीडियो नहीं देखी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1919, तो मैं यहाँ जो कुछ भी बोल रहा हूँ ना समझ में नहीं आएगा आपको। इसलिए अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो डायरकी वाली वीडियो फिर से देखिए जाके। डायरकी क्या थी 1919 में कि प्रोविंसेस में जो भी नियम कानून है बनवाने के लिए, उनको 2 भागों में बांट दो। एक भाग जो वहां के इलेक्टेड मेंबर्स है वो देखेंगे, दूसरा भाग जो वहां का गवर्नर जनरल है, जो गवर्नर है वहां का जो अंग्रेज है वो देखेगा। अब उसको प्रोविंसेस से हटा दिया गया, मतलब प्रोविंसेस में अब ऑटोनॉमी दी जाएगी और सेंटर में ले आया गया। सेंटर में रिजर्व और ट्रांसफर सब्जेक्ट बनाए गए। फिर बात की जाए ट्रांसफर सब्जेक्ट की, तो भाई देखिए ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में वो सारे सब्जेक्ट्स आते थे। देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ, इंक्लूडेड ऑल दो सब्जेक्ट्स एंड वर एडमिनिस्टर्ड बाय द गवर्नर जनरल ऑन द एडवाइस ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड बाय द लेजिस्लेटर। यानी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में जो नियम कानून बनेगा उनको एडमिनिस्ट्रेशन करेगा वो भी गवर्नर जनरल करेगा, लेकिन यहाँ पे गवर्नर जनरल बाध्य होगा उन मिनिस्टर्स के एडवाइस से जो कि लेजिस्लेचर में चुन के आए।
खास बात दोस्तों ये है, रिजर्व सब्जेक्ट्स के लिए एग्जीक्यूटिव काउंसलर और गवर्नर जनरल दे आर नॉट रिस्पॉन्सिबल टू सेंट्रल लेजिस्लेचर, लेकिन ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में उनको उन मिनिस्टर्स की बात सुननी होगी जो चुन के आए, और वो मिनिस्टर्स कौन है? वो इंडियंस है। वो मेंबर्स कौन है आपके लेजिस्लेचर के? वो इंडियंस है। तो जो इंडियन मेंबर्स लेजिस्लेचर के चुन के आए हैं, उनके हिसाब से ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में अगर कुछ करना है तो गवर्नर जनरल और एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स को बात सुननी पड़ेगी, लेकिन रिजर्व सब्जेक्ट्स में सुनने की जरूरत नहीं है, अपने मन के हिसाब से कुछ भी करते जाओ। अच्छा, एक बात और है दोस्तों, यहाँ पे ये जो रिजर्व सब्जेक्ट्स और ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स हैं, इन ट्रांसफर सब्जेक्ट्स में गवर्नर को जो असिस्ट करने वाले मिनिस्टर्स थे ना, वो अलग थे इन एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स को। रिजर्व सब्जेक्ट्स में एग्जीक्यूटिव काउंसिलर्स की ताकत ज्यादा थी, लेकिन जब ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स की बात आती थी तो ऊपर तो गवर्नर जनरल ही बैठा था, नीचे बैठे थे गवर्नर, नीचे बैठे थे मिनिस्टर्स। और ये जो मिनिस्टर्स थे ना, दे वर रिस्पॉन्सिबल टू फेडरल लेजिस्लेचर इन केस ऑफ ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में अगर ये मिनिस्टर कॉन्फिडेंस नहीं कमांड कर पाते हैं इलेक्टेड मेंबर्स का, तो इनको हटाया जा सकता है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर और गवर्नर जनरल, इनकी अपॉइंटमेंट तो देखो लंदन से होती थी, तो इनको तो हटाना मुश्किल है। एग्जीक्यूटिव काउंसलर्स की मैक्सिमम ताकत रिजर्व सब्जेक्ट्स में थी, हालांकि वो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में भी इंटरफेरेंस करते थे। जब बात आती थी ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स में लेजिस्लेशन की, तो टॉप पे था गवर्नर जनरल और उसके नीचे उसको मदद करते थे बहुत सारे मिनिस्टर्स। तो एग्जीक्यूटिव लेवल पे जो लोग नियम कानून चला रहे थे वो ये थे। बाई कैमरल लेजिस्लेचर बनाया गया। लेजिस्लेटिव लेवल पे क्या हुआ? देखिए, लेजिस्लेटिव लेवल पे दो हाउसेस थे। एक तो बोला गया अपर हाउस, जिसको आपने बोला काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एक था लोअर हाउस, जिसको आपने बोला फेडरल असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में होंगे 260 मेंबर। इन 260 मेंबर को पार्टली डायरेक्ट इलेक्ट करके चुना जाएगा और पार्टली नॉमिनेटेड होंगे। तो इन 260 मेंबर्स में से 40% लोगों को नॉमिनेट किया जाएगा। वो नॉमिनेट कौन करेंगे? तो जो ब्रिटिश इंडिया की जो प्रोविंसेस है ना, वो प्रोविंसेस अपने अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को काउंसिल ऑफ स्टेट्स में नॉमिनेट करेंगे, और बाकी जो ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस हैं वहां पे लोग डायरेक्टली वोट डाल के अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनेंगे। किसके लिए? काउंसिल ऑफ स्टेट्स के लिए। लेकिन ये जो वोट डालने का अधिकार दिया गया अलग अलग लोगों को, वो बहुत सारी कंडीशंस पे दिया गया कि आपके पास इतना लैंड होना चाहिए, आप इतना टैक्स भरते हो तो ही आप वोट डालने के लिए एलिजिबल हो। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज यहाँ पे नहीं आया था। तो समझिए, बाई कैमरल लेजिस्लेचर, एक है अपर हाउस जिसको बोला गया काउंसिल ऑफ स्टेट्स, एक है लोअर हाउस जिसको बोला गया फेडरल असेंबली। काउंसिल ऑफ स्टेट्स में 260 मेंबर, 260 मेंबर्स में से 40%